गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले ना मैं आपके कुछ डाउट्स थे मैं वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले डाउट्स आ रहे थे असाइनमेंट को सबमिट करना कैसे, ठीक है। कल मैंने आई थिंक बता दिया था, बट मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, ओके सब लोग ध्यान से सुनना। असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, ओके। देखो, असाइनमेंट बेसिकली आप सबसे पहले गूगल पे डालना selfintern.com, ओके। क्या डालोगे? selfintern.com, ओके। जब आप ये डालोगे उसके बाद आपकी साइट ओपन होगी। देन आपके बाद जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो यूजर नेम होगा एंड जो पासवर्ड आपने बनाया होगा आप वो एंटर करोगे। उसके एंटर करने के बाद आपका पेज लॉगिन हो जाएगा सेल्फ कोड अकेडमी का। उसके बाद जब आप थोड़ा स्क्रॉल मतलब ऊपर करोगे तो आपको एक एक्टिविटी का कॉलम शो होगा, ठीक है। एक्टिविटी का कॉलम वहां पे शो होगा। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है, तो जो आपने अपना असाइनमेंट करा होगा उसकी पिक्चर क्लिक करके आप पीडीएफ बनाना। पीडीएफ बनाने के बाद आपको फिर वहां पे उसको अपलोड करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आपको एक पीडीएफ मिली है आपके ग्रुप में जिसमें आपके 15 असाइनमेंट्स हैं एंड 15 क्या है, प्रैक्टिकल्स है, राइट। 15 असाइनमेंट्स एंड 15 प्रैक्टिकल्स है। तो जो आपके 15 प्रैक्टिकल्स हैं, ओके, 15 जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके, उसको आपको स्कूल में स्कूल कह रही हूँ, कॉलेज में परफॉर्म करना है। वो आपके कॉलेज में होंगे, ठीक है। एंड एक बार मैं फिर से कंफर्म करके आपको कल बता दूंगी कि उन प्रैक्टिकल्स का क्या रोल है पीडीएफ के अंदर, ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट्स है, जो आपके 15 मेन असाइनमेंट्स हैं, वो आपको लिखकर अपलोड करने हैं पीडीएफ की फॉर्म में उस selfintern.com पे जाके, ठीक है। वो पोर्टल है, वहां पे जाके आपको अपलोड करना है, ठीक है। ओके, तो हमारी 7 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। हमारे 7 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 8th सेशन है, ठीक है। कल हमारी कौन सी क्लास थी? असेसमेंट के ऊपर हमने क्लास ली थी कि आप कैसे क्लासरूम में बच्चों को असेस कर सकते हो। क्या चीज असेस करोगे? उनकी प्रायर नॉलेज को, या फिर आप जो आप पढ़ा रहे हो वो, या फिर जो आप पढ़ा चुके हो वो चीज। तो ये सब हमने कल सीखा था, ठीक है। आज है आपका 8th सेशन, जो आपका रहेगा। एक मिनट में पहले तो मुझे ये बताओ, वॉइस क्लियर है ना मेरी सबको? थम्स अप शो करो अगर मेरी वॉइस क्लियर है सबको तो। ठीक है, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। एक बार मुझे वो भी कंफर्म कर देना। अच्छा, स्क्रीन शो हो गई सबको? ओके, आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या रहेगा? इंक्लूसिव टीचिंग, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव टीचिंग के बारे में। अब देखो, इंक्लूसिव टीचिंग क्या होता है, सबसे पहले हम वो कर लेते हैं डिस्कस। इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब है आपका अच्छा, आपने एक टर्म सुनी होगी, एनईपी। एनईपी सुना होगा ना सबने। एनईपी का मतलब क्या है? आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज हुई थी, राइट, जो रिलीज हुई थी उसके बाद से आपका जो इंक्लूसिव टीचिंग है, ठीक है, आपका जो इंक्लूसिव टीचिंग है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा क्या दी गई है? इंपॉर्टेंस दी गई है। अब इंपॉर्टेंस दी गई है तो कुछ ना कुछ ऐसा इसमें होगा जो जरूरी होगा हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी टीचिंग के अंदर, राइट। तो वो चीज आज हम वो सीखेंगे। तो मैं आप पहले आपको थोड़ा इंक्लूसिव टीचिंग का इंट्रोडक्शन दे दूं। इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब होता है कि हर एक अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे को, है ना, उनकी जो लर्निंग, चाहे उसकी जो लर्निंग स्टाइल्स है, उसकी जो सीखने की शक्ति है, वी कैन से क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज है, ओके, वो क्या है?
अलग अलग भी है कोई बात नहीं, चाहे उसका कल्चर अलग हो, चाहे जेंडर अलग हो, या फिर वो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा हो, ठीक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये आपका एनईपी 2020 ने एक चीज रिलीज करी थी, जिसमें आप वो किसके अंडर आई थी, आपका इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर आई थी, ठीक है, इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर आई थी। इसका मतलब ये है, सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब ये है, हर एक बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज क्या है, उसको किस तरीके से समझ में आता है, ठीक है, चाहे वो स्पेशल नीड्स का चाइल्ड हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग सॉरी चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, ठीक है, सोसाइटी से बिलोंग करता हो। एनईपी 2020 कहता है कि हर बच्चे को हक है एक साथ पढ़ने का एक ही छत के नीचे, ठीक है। तो आज हम वो चीज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव है आपका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इंक्लूसिव टीचिंग होता क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑप्शन में है आपका आइडेंटिफाई डिफरेंट लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हम आज देखेंगे कि डिफरेंट लर्निंग नीड्स क्या होती हैं एक बच्चे की, मतलब हर एक बच्चे की। मैंने बताया था आपको जब हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था आई गेस, जब हम डिफरेंट लर्नर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम डिफरेंट लर्नर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर बच्चा अलग अलग तरीकों से सीखता है, उसके जो सीखने के तरीके होते हैं वो तो अलग होते ही है, प्लस उसको टाइम भी अलग अलग लग सकता है सीखने में कोई भी नई चीज, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में भी आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रैटेजीज क्या है। अब जब आप इन सब बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाओगे तो वो आप कैसे करोगे, क्या क्या ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ सकती है, ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको, हम वो चीज भी कवर अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, हम सीखेंगे अंडरस्टैंड जेंडर एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है। एक टॉपिक है आपका आज का जेंडर एंड कल्चर सेंसिटिविटी, इनके बारे में भी आज हम कवर अप करेंगे। लास्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है हर चीज हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी में प्रोवाइड करवाना, मतलब आपको मिलना, एक्सेस होना, मिलना, एक्सेसिबिलिटी का मतलब मिलना, ठीक है। तो वो क्या है आपका, उस पॉइंट को भी हम आज कवर अप करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका इंक्लूसिव टीचिंग। अब देखो इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब क्या है ना, इंक्लूसिव टीचिंग जो है आपकी वो अप्रोच है जिसमें सब बच्चे, आपके जो सब स्टूडेंट्स हैं, उनको आप रेस्पेक्ट करते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो और सपोर्ट करते हो, किसमें, नई चीजें सीखने में, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब है आपका, इंक्लूसिव टीचिंग वो अप्रोच है आपकी जिसमें सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है एंड उनको इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। अब नीचे देखो फोकस एरियाज पे, यहाँ पे फोकस एरियाज हैं आपके, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं पहले, सबसे पहला है आपका मतलब जो आपका जो इंक्लूसिव टीचिंग है उसका फोकस किसके ऊपर है, ठीक है। तो पहला इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, अब ये तो हमने डेफिनेशन से ही पढ़ लिया कि इससे क्या है, इससे क्या मदद मिलती है बच्चों को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने में, ठीक है, उनको एक समान अधिकार मिलता है, वी कैन से समान अधिकार मिलता है, पढ़ाई करने का मौके मिलते हैं उनको कुछ नया सीखने का, ठीक है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, ये डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है, क्या करता है, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब है जब एक ही रूम में, एक ही क्लासरूम में आपके डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सोसाइटी के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटीफाई, ठीक है। तो उसका जो आपकी डाइवर्सिटी है उसको क्या कर रहे हो आप, रेस्पेक्ट भी करते हो एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे वही है कि इंक्लूसिव टीचिंग जो है वो आपका रेस्पेक्ट भी प्रोवाइड करता है डाइवर्सिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये आपका स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब इसमें सबकी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट फॉर डिफरेंट लर्निंग नीड्स। अब ये किसमें मदद करता है,
डिफरेंट लर्निंग नीड्स में। अब मैंने बताया था इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या है, आपकी एक ही क्लासरूम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा, एक लर्नर है आपका, एक जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा स्लो समझ में आता है, आपको थोड़ा रिपीट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा वी कैन से फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो आपको उसको ट्रीट करना, उसको और अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा कि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लो ना हो, मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मैं और देखूं तो एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो वो चीज आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो चीज बात हुई, तो उन सब की क्या है, लर्निंग नीड्स भी तो अलग अलग होंगी ना, तो वो चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। इसलिए देखो की पॉइंट में क्या लिखा है, एवरी स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड इन क्लासरूम। अब देखो ये क्या है, ये बेसिकली किससे बोला गया है, जो आपका एनईपी 2020 है, जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, वो ये बोलता है कि हर बच्चे को क्या, ये फील होना चाहिए कि उसको वैल्यू मिल रही है क्लासरूम के अंदर, और उसको क्या इंक्लूड करवाया जा रहा है, ठीक है, उसको इंक्लूड फील करवाया जा रहा है, उसको पढ़ाते टाइम ये फील हो रहा है कि उसको क्या है, क्लासरूम में कंसिडर करा जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो क्लास में ना एक स्लो लर्नर है, ठीक है, उसको बहुत धीरे समझ में आता है, आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा टाइम देके, है ना, उसको क्लास के बाद दोबारा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, तो उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो जल्दी, उसको अगर उस टाइम पे समझ में नहीं आया तो आप जब उसको एक्स्ट्रा टाइम देके समझाओगे तो उसको ये रहेगा कि मैम ने मुझे दोबारा समझाया, तो वो चीज उसको आ जाएगी, फिर नेक्स्ट दिन जब आप क्लास में वो चीज पूछोगे तो वो चीज वो आंसर कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये चीज आपका क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको ये। हाँ जी क्लियर है, तो आप रिएक्शन दे सकते हो थम्स अप अगर क्लियर हो गया तो, क्योंकि चैट बॉक्स तो मैं आपके ऑन नहीं करूंगी, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, फालतू की बातें आपकी बहुत होती है। अच्छा एक बार इसको नोट डाउन कर लो, चलो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब इसकी जरूरत भी क्या है, चलो मुझे ये बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब है यहाँ पे है कि जब आप अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को, वी कैन से कैटेगरी वाइज, थोड़ी जो लर्निंग एबिलिटीज है वो अलग है, ठीक है, फिजिकल एबिलिटीज है वो अलग है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि एनईपी ने हक दिया है हर बच्चे को, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, चाहे वो स्लो लर्नर्स हो, या फिर वी कैन से वो टॉपर्स है, ठीक है, इन सबको क्या इक्वल राइट्स है कि वो एक क्लासरूम में बैठ के एक तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपकी मदद किस चीज में करेगा, ठीक है, तो वो ही हम पॉइंट्स कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, इससे क्या होगा, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट देगा। अच्छा इसका ना ये वाले पॉइंट्स में आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं, ठीक है, चलो मान लो एक स्कूल में सब बच्चों को जो अलग अलग डिफरेंट एबिलिटीज के हैं, ठीक है, उनको समझ में अलग अलग तरीकों से आता है, हर बच्चे की अलग अलग क्लासेस बना दी, टॉपर्स के लिए एक क्लास बना दी, एवरेज बच्चों के लिए एक क्लास बना दी, स्लो लर्नर्स के लिए एक क्लास बना दी, आपका जो स्पेशल चाइल्ड है या फिर फिजिकल डिसेबल्ड है उनके लिए एक क्लास बना दी,
तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपका ये चीज आएगी उनके बीच में कि जो टॉपर्स होंगे वो तो हर चीज में परफेक्ट है, तो वो बाकी बच्चों को क्या करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे कि हम टॉपर है, हम हर चीज में परफेक्ट है, तो बाकी बच्चे क्या होंगे, डीमोटिवेट होंगे। एट द सेम टाइम जो एवरेज बच्चा होगा वो स्लो लर्नर को करेगा डीमोटिवेट। सेम चीज आपका जो बाकी सारे बच्चे होंगे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को परेशान करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इनके बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो चीज आप तो उनका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, जब वो एक इंसान को दूसरे इंसान से मिसट्रीट करना सिखा रहे हो आप, तो वो चीज आपका एजुकेशन नहीं हो सकती। तो इसीलिए डिफरेंशिएट करना एजुकेशन में कभी नहीं आता। ठीक है, इसलिए सबको बोला गया एनईपी 2020 के थ्रू कि सबको एक समान पढ़ाई मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि अगर आप इन बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाओगे, ठीक है, बैठा के, तो उनको ना ये चीज रहेगी दिमाग में कि हम सब एक क्लास में, मतलब हम सब एक समान हैं, हम सब इक्वल। तो उनके दिमाग में ये चीज बिठाना बहुत जरूरी है, आगे जाके, वरना ये चीज गलत वे में डेवलप हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट वही कह रहा है कि ये क्या बनाता है, आपका पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड बाइस। जैसे कि मैंने बताया, जब ये सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे और उनको समझ में आएगा कि हम सब इक्वल हैं, तो उससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन जो आप देख सकते थे जब आप 4 क्लासेस डिवाइड कर रहे थे अलग अलग लर्नर्स के लिए, तो वो चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि एंकरेज स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। अब देखो, जब सब बच्चे इक्वली ट्रीट हो रहे हैं, सबको इक्वल पढ़ाई के तरीके मिल रहे हैं, ठीक है, उनको समझाया जा रहा है अच्छे से उनकी तरीकों के थ्रू, तो ये चीज क्या हेल्प करेगी, ये चीज हेल्प करेगी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। ओके, इससे क्या होगा, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एंड उनके अंदर एक टीम स्पिरिट की जो वी कैन से फीलिंग है वो क्या होगी, डेवलप होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका सपोर्ट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अब इससे क्या होगा, सबको एक समान पढ़ाई का हक भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए नीचे देखो की इनसाइट में क्या लिखा है, इंक्लूसिव क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट्स लर्न विद रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपका जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स है उसमें स्टूडेंट्स को क्या मिलती है, इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है और इक्वल अंडरस्टैंडिंग लेवल्स मिलते हैं। ओके, क्लियर है सबको ये पॉइंट। क्लियर हो गया हो तो एक बार नोट डाउन कर लो इसको। ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट लर्निंग नीड्स। ठीक है, अब देखो, जब आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हर बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, सीखने की जो क्षमताएं होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं चीजों की बात हो रही है। ओके, तो इन चीज को आप कैसे डील करोगे, यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है। तो वो चीज कैसे होगी आपका, ये पॉइंट्स पे देखो। सबसे पहला है आपका कि
मोर एक्सप्लेनेशन टाइम। अब ये किसके लिए बोला गया है? ये है आपके यहाँ पे स्लो लर्नर्स की बात हो रही है, ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा कम टाइम में, मतलब उनको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो उनको क्या चाहिए? उनको थोड़ा ज्यादा, हर टॉपिक की उन्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन टाइम चाहिए होता है। आप उनको एक साथ, मतलब जल्दी समझा के, या फिर बोल सकते हैं एक बार में समझा के नहीं समझा सकते, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए? ज्यादा एक्सप्लेनेशन टाइम चाहिए। ओके, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग अलग तरीकों से सीखता है, ठीक है। तो वो सीखना किस पे डिपेंड करता है? उसकी लर्निंग एबिलिटीज पे, राइट। तो जो एबिलिटी है स्लो लर्नर्स की, वो क्या है? स्लो है, धीरे है, तो उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? विजुअल लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। आप देखो, जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जिनको पिक्चर्स, मैंने बताया था जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स की बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, ठीक है। पहला आपका जो मैंने आपको बोला था, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स और आपका काइनेस्थेटिक लर्नर्स, है ना। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे ना हमने लर्नर्स, सेकेंड क्लास जब हमने ली थी। तो यहाँ पे विजुअल लर्नर्स की बात हो रही है कि जो विजुअल लर्नर्स है उनको कैसे आएगा समझ में? विजुअल लर्निंग मटेरियल के थ्रू। अब विजुअल लर्निंग मटेरियल्स क्या है? पिक्चर्स हो गया, चार्ट्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, ये सब। थर्ड है आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज क्या है? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन द सेंस, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई एक्टिविटीज करवा रहे हो, तो उनको इसके थ्रू भी समझ में आता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? काइनेस्थेटिक लर्नर्स की बात हो रही है। काइनेस्थेटिक लर्नर्स कौन होते हैं? जिनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू समझ में आता है। ये वो लर्नर्स होते हैं जो खुद से चीजें करके सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज सपोर्ट, तो लैंग्वेज सपोर्ट क्या है? मैंने बताया आपको हमेशा सिंपल क्लियर लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। अपना जो आप समझाने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो क्या करना है आपको? उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से बच्चे को समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट है आपका इमोशनल एंकरेजमेंट। क्या है? इमोशनल एंकरेजमेंट। ये कैसे पढ़ेगा आप? ये बेसिकली आप ये कैसे कर सकते हो? आप उनको मेंटली सपोर्ट करो, ठीक है। आप उनको, अगर उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा डाउन है, तो आप इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज करोगे? अभी जो मोटिवेशन लेवल है ना, ये प्रॉब्लम्स किसमें आती है? जो बेचारे वी कैन से अपने आप को एक क्लास में ऑड फील करते हैं, ठीक है। जब वो एक क्लास में है, ठीक है, जिनके ज्यादा दोस्त नहीं होते, या फिर वो स्लो लर्नर्स है, उनको थोड़ा धीरे समझ में आता है, तो बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते। तो ये सब चीजें जब होती हैं, आपको वो सब चीजों से उनको बाहर निकलने में, वो मोटिवेशन को थोड़ा एंकरेज करने में मदद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उन सब चीजों की बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखो, जब आप ये सब, आपके जो अभी हमने इंक्लूसिव क्लासरूम पढ़ा, ठीक है, तो जो ये बच्चे हैं जब आपकी क्लास में होंगे, तो आप इनको कैसे डील करोगे? तो ये स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी पड़ेगी। अभी ऊपर मैंने कुछ समझाते हुए समझाई, ये थोड़ा और है। पहला, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ठीक है, अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया था। सेकंड, एंकरेजिंग ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। आपको ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा आपकी क्लास में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। हर बच्चा आपकी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट आपका यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। आप हमेशा डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करोगे, ये मैं चीज आपको स्टार्टिंग से बोलती हुई आ रही हूँ। एक मेथड का यूज करके आपकी टीचिंग इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि जो मेथड आप यूज करोगे सब बच्चों को उसे समझ में नहीं आएगा। जब सब बच्चों को ही समझ में नहीं आएगा, तो आपके पढ़ाने का फायदा क्या है? ओके, तो आपको हमेशा डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करना है। आप जिसने टीचिंग मेथड्स वाली क्लास नहीं ली है, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। उसमें हमने पूरा डिटेल में टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करी थी कि कितने टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स होते हैं, कौन सा टीचिंग मेथड कहाँ काम आता है, और उसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। फोर्थ है आपका रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स डिफरेंसेस। आपको हमेशा स्टूडेंट्स के डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी डिफरेंसेस की बात हो रही है?
यहाँ पे कौन से डिफरेंसेस की बात हो रही है? यहाँ पे उन डिफरेंसेस की बात हुई है जिनका आप इंक्लूसिव क्लासरूम में कंसिडर कर रहे हो, चाहे वो आपका फिजिकल डिसेबिलिटी हो, मेंटल डिसेबिलिटी हो, ठीक है, या फिर वी कैन से लर्निंग डिफरेंसेस है, या फिर आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन डिफरेंसेस है। ये सब आपका किस में आ जाता है? इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रैटेजीज में आ सकता है। इनको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लासरूम स्ट्रैटेजीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ओके, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करनी है, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो स्लो लर्नर्स हो, एंड चाहे वो टॉपर्स हो। ओके, इवन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपके बच्चे ज्यादा बात नहीं करते ना क्लास में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, तो ध्यान दो कि वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें, उनसे ज्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द सेम टाइम। ओके, लास्ट आपका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? बच्चे आपके साथ सेफ फील करेंगे, आपके साथ इंगेज फील करेंगे, इंगेज का मतलब जुड़े रहना, ठीक है, एंड लास्ट उनका जो लर्निंग पैटर्न है उनमें क्या होगा? मोटिवेशन आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको तो मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे कि आप क्लासरूम में ना आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आपकी क्लास में क्या है? अलग अलग टाइप्स के बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ लर्नर्स हैं। तो आप कैसे करवाओगे? आप बहुत सारे अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करोगे? आप विजुअल का यूज कर सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, ऑडियो का यूज कर सकते हो, मतलब कोई आप वीडियो आप उनको दिखा सकते हो, या फिर एक्टिविटी आप करवा सकते हो उसके बाद। तो इससे क्या होगा? आपने अलग अलग टीचिंग मेथड्स को इंक्लूड कर लिया और बच्चे को इससे इजीली समझ भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया जिसमें ये सब चीजें आपका इंक्लूड हो जाती। ओके, तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएटेड टीचिंग। अब देखो डिफरेंशिएटिंग टीचिंग क्या है ना? डिफरेंशिएटिंग टीचिंग का मतलब है टीचिंग को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो ना, तो वो आप अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हो, आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है, अब आपकी क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी जो सीखने की जो वो है चीजें हैं वो अलग अलग है, उनको अलग अलग तरीकों से समझ में आता है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप डिफरेंशिएटेड टीचिंग का यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब टीचिंग को आप कैसे यूज कर रहे हो? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, उनको जैसे समझ में आता है आपने अपनी टीचिंग को वैसे ही कर लिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि जो आपके विजुअल लर्नर्स हैं उनको कैसे समझ में आता है? विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप उनको पिक्चर शो करो, प्रेजेंटेशन दिखाओ, ठीक है। सेकेंड, जो आपका कोलैबोरेटिव लर्नर्स होते हैं, कोलैबोरेटिव का मतलब जो बच्चे ग्रुप में रहकर सीखते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहकर उनको ज्यादा चीज समझ में आता है, ग्रुप एक्टिविटीज से ज्यादा समझ में आता है, तो आप उनके साथ क्या करवा सकते हो? ग्रुप एक्टिविटीज करवा सकते हो, ठीक है। थर्ड, आपके जो हैंड्स ऑन लर्नर्स हैं, हैंड्स ऑन लर्नर्स मतलब आपका जिनको अभी मैंने ऊपर जब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में बता रही जब भी बताया था, हैंड्स ऑन लर्नर्स कौन होते हैं? जिनको खुद करके सीख, मतलब वो खुद करके सीखते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो? कोई एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो, कोई प्रैक्टिकल टास्क रख सकते हो जो वो खुद करे एंड उससे वो सीखे, ठीक है। तो देखो की इनसाइट में क्या लिखा है? फ्लेक्सिबल टीचिंग इम्प्रूव्स लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट। आपका जो जब आप ये चीज अपनी टीचिंग में इंक्लूड करोगे ना कि आप अपने टीचिंग मेथड्स को बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, हर एक बच्चे को
समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जो आपका एनईपी 2020 है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको दो लैंग्वेज को मिक्स करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी भी यूज करती हूँ एंड इंग्लिश भी यूज करती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, बच्चों को वर्ड्स भी पता चलते हैं नए, उनको पता चलता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। ठीक है, एंड उनको समझ में भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर एंड कल्चर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो आपका जो जेंडर और कल्चर सेंसिटिविटी है, उसका टीचिंग में क्या रोल है? तो देखो, टीचिंग में बेसिकली, अच्छा सबसे पहले ये समझो, जेंडर सेंसिटिविटी हम किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सब जेंडर्स को क्या कर रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और क्या अवॉइड कर रहे हो, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, आपकी जो पुरानी सोच, वीकेंड से, ठीक है, आपकी पुरानी पिछड़ी हुई सोच हम बोल सकते हैं, जहाँ पे लड़की लड़के को एक तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता था, उनको एक इक्वल लेवल्स पे नहीं रखा जाता था। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, आपका स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाती है। ओके, तो आपको टीचिंग के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए, ठीक है, अभी मैंने बताया जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। तो टीचिंग में आपको क्या क्या नहीं करना, आपको स्टीरियोटाइप को अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको इक्वल पार्टिसिपेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड, आपको हर बच्चे से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, लास्ट, हर स्टूडेंट को फेयरली ट्रीट करना है। ठीक है, अब इसका बिगेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, आपने स्कूल्स में देखा होगा, दो मॉनिटर होते हैं क्लास के। ठीक है, एक गर्ल मॉनिटर होता है, नहीं बॉय, एक बॉय मॉनिटर होता है। ऐसे ही सेम स्कूल, ऐसे सेम कॉलेज में होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम वी कैन से, अगर स्कूल में देखते तो हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं ना। उसके बाद, तो ये सब चीजें क्या है, आपका जेंडर सेंसिटिविटी का थोड़ा पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड वी कैन से रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम एट द सेम टाइम कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आपका जो कल्चर सेंसिटिविटी है वो क्यों जरूरी है, वो आप क्या देखोगे उसमें, बेसिकली इसमें क्या है आपका, अलग अलग कल्चर्स की बात हो रही है। ठीक है, आप देखोगे ना स्कूल में अलग अलग कल्चर्स के बच्चे होते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बच्चे होते हैं, सबकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है ना। तो ये चीजें क्या है आपका, जरूरी है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। जैसे आप ऊपर जेंडर का ध्यान रखोगे कि आपको मिसट्रीट नहीं करना, आपको कोई भेदभाव नहीं करना, ऐसे सेम कल्चर या फिर रिलीजन या फिर वीकेंड से कास्ट के साथ ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, आपको हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। आपको कोई भी ऐसा कमेंट पास नहीं करना जो उनको उनको हर्ट कर सके। ठीक है, थर्ड, आपको एग्जाम्पल, जब भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो आप डाइवर्स रखो उसको, हर कल्चर से, हर रिलीजन से। ठीक है, हर कास्ट के डायग्राम उसको दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट, एंकरेज करना है आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब तक आप ये चीज आप डेवलप नहीं करोगे, रेस्पेक्ट डेवलप नहीं करोगे उनके इन बिटवीन, आप देखोगे नहीं कि उनके अंदर एक रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है सबको एक दूसरे को लेकर। ये बहुत जरूरी है, जब वो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट उनके बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर आपका कल्चर और आपका जेंडर सेंसिटिविटी? क्लियर हो गया तो एक बार नोट डाउन कर लो इसको। ये हो गया, एक बार जेंडर सेंसिटिविटी के भी पॉइंट्स नोट डाउन कर लो।
अच्छा, कुछ बच्चों को ना क्या नाम है, अटेंडेंस के लिए भी बहुत डाउट है ना, अटेंडेंस नहीं बन रही है उनकी, ऐसा कुछ। तो वो मैं आपको ना कल क्लियर कर दूंगी, ठीक है, कंफर्म करके कि उसका क्या सॉल्यूशन है, अटेंडेंस कैसे आपकी पूरी होगी, वो मैं कल कंफर्म कर दूंगी। ओके। एक मुझे आपको कल प्रैक्टिकल, आपके प्रैक्टिकल कैसे सबमिट होंगे और सबमिट करने हैं कि आपके क्या नाम है कॉलेज में होंगे, वो मैं आपको कल बता दूंगी, और अटेंडेंस कैसे होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। selfintern.com पे जाना है, वहां पे लॉग इन करना है, फिर आपको एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे एक्टिविटी को क्लिक करोगे तो आपका वहां पे अपना असाइनमेंट सबमिट का कॉलम खुल जाएगा। वहां पे आपको अपने असाइनमेंट की पीडीएफ बनानी है और उसको अपलोड करनी है। अगर किसी बच्चे का अपलोड नहीं हो रहा तो किसी और के फोन से ट्राई करो। हो सकता है कि आपकी पीडीएफ की जो वी कैन से जो कैपेबिलिटी है वो उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद फिर से अपलोड करो दूसरे फोन से, मे बी हो जाएगी, ठीक है। ओके, दूसरा टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन। ओके, एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन। अब देखो, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है एक्सेस। एक्सेस मतलब मिलना, राइट, मिलना। यहाँ पे क्या मिलने की बात हो रही है, एजुकेशन, पढ़ाई का हक, ठीक है। तो पढ़ाई का हक सिर्फ यही नहीं है कि उनको क्लास में आपने बैठने की इजाजत दे दी या फिर आपने उनको एक क्लासरूम में बिठा दिया सब, ठीक है, यही जरूरी नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो एक क्लासरूम में बैठे हैं तो हर एक बच्चे की जो नीड है, उनकी पढ़ाई की जो नीड है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको हेल्प चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान भी रखनी है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहीं पे एग्जाम्पल दिया है। पहला, जो भी आप चीज लिख रहे हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे हो चाहे प्रेजेंटेशन में, आपको वो क्या रखनी है, उनकी जो टेक्स्ट है बड़े रखनी है, क्लियर रखनी है, ठीक है, बड़े और क्लियर रखनी है। ओके। नेक्स्ट, आपको ऑडियो और विजुअल लर्निंग मटेरियल्स का यूज करना है। इससे क्या होगा, जिसको वैसे समझ में नहीं आता नॉर्मली, आप उसको इसके थ्रू अच्छे से समझा सकते हो, उसको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पेशल नीड है आपकी क्लास में, तो उसके लिए आप ये चीज यूज कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए आप ऑडियो या फिर विजुअल लर्निंग मटेरियल का यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, आपका एक्सेसिबल क्लासरूम सिटिंग, आपको इजी सिटिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। आपने इसका सॉल्यूशन भी देखा होगा आप स्कूल्स में, अब ना रोटेशंस होती है, क्लासरूम में रोटेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा आज फर्स्ट डेस्क पे बैठा है तो वो कल सेकंड पे चला जाएगा, एंड जो लास्ट डेस्क का बच्चा होगा वो फर्स्ट बेंच पे आ जाएगा, एंड ऐसे ही सेम, जो अभी सेकंड पे गया वो थर्ड पे चला जाएगा, जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पे आया, ठीक है। ऐसे सेम ये रोटेशन आपकी चलती रहती है। तो इससे क्या होगा, हर बच्चे को फ्रंट डेस्क पे, और वीकेंड से हर बच्चे को क्लास में हर पॉइंट पॉइंट पे, हर बेंच पे बैठने का एक्सेसिबल राइट भी मिल जाता है उनको। ये नहीं होता कि जो बच्चे पहले आ रहे हैं वो फ्रंट डेस्क पे बैठ गए एंड जो बेचारे लास्ट में दूर से आ रहे हैं उनको लास्ट सीट ही मिल रही है या फिर एक कोने मिल रहा है, तो ये चीज आपका अवॉइड होती है इससे, ठीक है। एंड इससे बहुत लड़ाई भी होती है बच्चों के बीच में, तो ये चीज भी आपका सॉल्व आउट हो जाती है इस रोटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, आपका सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, आपको जो आप कोई भी गाइड उन्हें कर रहे हो ना, कोई किसी चीज के बारे में समझा रहे हो, ठीक है, या फिर उनको कोई चीज आप चैप्टर या फिर वीकेंड से कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आपको सिंपल रखनी है, सिंपल फॉर्म में उनको समझानी है। ओके, चलो, अब लास्ट आपका जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका चैलेंजेस इन इंक्लूसिव टीचिंग। अब ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप देख सकते हो इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर, ठीक है। पहला, आपका ना जो क्लास का साइज है, ठीक है, जो क्लास का साइज है वो थोड़ा लार्ज हो सकता है, ठीक है, मतलब आपके क्लास में बच्चे ज्यादा हो सकते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ डील करना पड़ेगा। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्स हो सकता है हर स्कूल में हर चीजें अवेलेबल ना हो, किसी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नहीं होते, राइट, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए मटेरियल नहीं होता, तो वो चीज आपको थोड़ा मैनेज करनी पड़ेगी।
वहां पे जितना आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। थर्ड, डिफरेंट लर्निंग स्पीड्स। आपको देखो, अगर आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उनकी पढ़ने की जो सीखने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो अलग अलग है, तो आपको उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबको मैनेज करना पड़ेगा एक साथ। लास्ट, लैंग्वेज बैरियर्स। हो सकता है जो आप जिस लैंग्वेज में समझा रहे हो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या थोड़ी ये चीज दिक्कत आ सकती है। तो आपको इसका जो सॉल्यूशंस है, आप देखो ये यूज कर सकते हो। पहला, आप अपना जो टीचिंग मेथड है उसको बच्चों के अकॉर्डिंग रखो। जिस बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है वैसे समझाओ, ठीक है, वैसे उनको पढ़ाओ। नेक्स्ट, आप ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू समझा सकते हो। इससे क्या होगा, कभी कभी बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो दूसरे बच्चों को ग्रुप में करते हुए देखते हैं ना, या फिर अपने फ्रेंड्स को करते हुए देखते हैं, तो उनको वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। ओके। नेक्स्ट, आपका टेक्नोलॉजी का यूज करो, विजुअल्स का यूज करो, ये बेस्ट सॉल्यूशन है हर चीज को इजिली वे में समझाने का। ओके। एट लास्ट, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बना के रखो, ठीक है। किसी बच्चे को डांटो नहीं फालतू में, या फिर उनको हर एक, किसी कोई आपसे कोई डाउट पूछ रहा है, कोई चीज आपको कोई बता रहा है, तो उसको इग्नोर ना करते हुए उसको समझो, उससे बात करो। उससे क्या होगा ना, आपके और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। एंड उसके बाद आपका जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, एट द सेम टाइम वो भी क्या होता है, इम्प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो आज का जो आपकी क्लास थी वो आपका खत्म। ये आज के आपके कुछ टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े। उससे पहले मैं आपको असाइन, क्या नाम है आपका, आज का होमवर्क दिखाऊं, आप एक काम करो, पहले इन सबको नोट डाउन कर लो। पहले ये वाली स्लाइड में आपको शो कर रही हूँ, एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन, पहले इसको नोट डाउन कर लो। एंड मैं एक और चीज आपको कंफर्म कर दूं, जब हमारी लास्ट क्लास होगी, मैं सबके नोट्स चेक करने वाली, एंड नाम मेरे पास नोट होंगे उनके, एंड उन्हीं के नंबर आपको दिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज भूल जाना, नंबर लगने वाला है। तो जो अभी बैठ के सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि चल रहा है बस, अपने उनको अटेंडेंस पूरी करनी है, तो थोड़ा ध्यान रखना ये चीज। ये नोट डाउन कर लो, देन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देती हूँ। जब ये नोट डाउन हो जाए, सब थम्स अप रिएक्शन मेरे को भेज सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा दूंगी। ओके। एक्सेसिबिलिटी से पहले भी तो था, अच्छा ये तो आपने नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है। चैलेंजेस रह गए थे ना, इसको भी कर लो, ये लो। हो गया ये। ओके, चलो, ये आज का आपका असाइनमेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इसमें क्या करना है ना आपको, आज हमने बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करी ना, कि एक्टिविटीज इंक्लूड करो, एक्टिविटीज इंक्लूड करो, प्रेजेंटेशन इंक्लूड करो, ये सब। तो प्रेजेंटेशन का तो होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, ठीक है। अब आज का जो होमवर्क है आपका ये है कि आपको एक एक्टिविटी क्या करनी है, जैसे लेसन प्लान मैंने बताया था ना, लेसन प्लान बनाना है आपको, वैसे ही आपको एक एक्टिविटी भी बनानी है, ठीक है। टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई भी टॉपिक ले लो, ठीक है। उस टॉपिक पे आप कौन सी, मान लो चलो आप टीचर बन गए, ठीक है, आपको क्लास में जाना है। अब बच्चों को, आपको एक चैप्टर है, कोई भी, साइंस का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, ड्राइंग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको करवानी है एक्टिविटी, ठीक है। तो आप वो क्या करवाओगे, तो देखो कैसे 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 करनी है। सबसे पहले ऊपर टॉपिक का नाम लिखना,
ठीक है। आपकी एक्टिविटी का नाम, कौन सी एक्टिविटी है, ठीक है। फिर अपनी आपके क्लास के बच्चे, ठीक है, कौन सी क्लास के लिए बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्टिविटी के, फिर कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको एक्टिविटी करवाने के लिए, ठीक है, जो बच्चों को मतलब बच्चों के पास होनी चाहिए, ओके। फिर उसके बाद पूरा प्रोसीजर लिखोगे कि पहले क्या करवाऊंगी, फिर मैं दूसरी चीज क्या करवाऊंगा, तीसरी चीज में क्या करवाने वाला हूँ। तो ये चीज पूरा आपका प्रोसीजर आएगा। लास्ट में लर्निंग आउटकम, ठीक है, कि इस एक्टिविटी के बाद बच्चों को आखिर उन्होंने सीखा क्या, ठीक है। तो ये चीज आपका, आपको एक्टिविटी बनानी है। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके। अब आपको ये है आपकी सेकंड, ये सेकंड असाइनमेंट है आज का, आज की क्लास का 8th सेशन का, 8th क्लास का ये सेकंड असाइनमेंट है, ओके। देखो तो इसमें क्या है आपका, आपको एक अच्छे टीचर का, ठीक है, अच्छे टीचर की क्वालिटीज क्या होती है वो लिखनी है, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स लिख सकते हो, कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें होनी चाहिए, पेशेंस और डिसिप्लिन लेवल्स में क्या क्या चीजें उनपे होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट पे नॉलेज में उनपे क्या क्या चीजें होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट फ्रेंडली बिहेवियर के लिए वो क्या कर सकते हैं, रियल, और बाकी आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, मैंने कल भी आपको 2 असाइनमेंट दिए थे, आज भी मैंने आपको 2 असाइनमेंट दिए, अलग अलग सबमिट करने हैं ये, ठीक है, एक साथ नहीं कर देना, वरना 15 असाइनमेंट शो नहीं होंगे आपके और मार्क्स नहीं लगेंगे फिर, ठीक है। अलग अलग पीडीएफ बना के अलग अलग सबमिट करना, ओके। 15 असाइनमेंट्स यू हैव टू सबमिट, ओके। एंड हर असाइनमेंट अलग अलग सबमिट होगा, क्लियर? ठीक है। आपको मैंने असाइनमेंट क्या नाम है, आज का असाइनमेंट दे दिया, आपका सेशन कंप्लीट आज का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोल दिया पहले ही कि आपकी जो अटेंडेंस है वो कैसे बनेगी, वो मैं आपका कल सॉल्व आउट कर दूंगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल का भी मैं आपको कल बता दूंगी, असाइनमेंट कैसे सबमिट होगी वो मैंने आपको बता दिया, और हर एक असाइनमेंट अलग अलग सबमिट होगा, पीडीएफ बनाकर ही सबमिट करना है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होगी उसमें, ठीक है। अगर आपका असाइनमेंट अगर वहां पे अप्रूव्ड शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो जो उसका सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन है, उसको दोबारा सबमिट कर दो। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आपको एक पीडीएफ मिली है ग्रुप पे, ठीक है, उसमें आपके 15 असाइनमेंट है एंड 15 प्रैक्टिकल्स, ओके। 15 असाइनमेंट एंड 15 प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल्स का जो भी डाउट है, कैसे सबमिट करना है, कैसे होगा, क्या चीज है, वो मैं आपका कल क्लियर कर दूंगी, ओके। बाकी असाइनमेंट्स का मैं अभी बता रही हूँ आपको, असाइनमेंट्स आपको सारे करने हैं, अलग अलग करने हैं, अलग अलग पीडीएफ बनानी है, अलग अलग सबमिट करने हैं, ओके। ओके तो ऑलमोस्ट सब चीज मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। कल मिलते हैं देन, कल की क्लास आपकी 9th सेशन है, ओके, 9th क्लास है आपकी कल, तो ठीक है, कल टाइम से ज्वाइन करना, बाकी के डाउट्स मैं कल क्लियर कर दूंगी आपके, ओके। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल।